हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होनहार माइंड्स में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एनटीपीसी का जीके और मैथ्स का सीरीज़ चल रहा है और आज से जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपका एनटीपीसी, रेलवे का ग्रुप डी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन और इससे रिलेटेड जितने भी सारे भी एग्ज़ाम होते हैं सब आपका कवर हो जाएगा। साइंस पोर्शन मेनली मैं यहाँ पर कवर करूँगा और जीके का और मैथ्स का भी आपको ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियोस देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जितना भी रहेगा यहाँ पर वो सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस लंबाई हम लोगों को f दिया गया है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस लंबाई f है और इसको क्या करते हैं हम लोग द्रव में डुबो देते हैं। तो कह रहा है कि द्रव में दर्पण का फोकस लंबाई क्या होगा। तो हम लोग को निकालना है फोकस लंबाई कहाँ में, तो द्रव में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि दर्पण के केस में क्या होता है कि फोकस लंबाई में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, इसीलिए पहले जितना फोकस लंबाई था या फोकस दूरी था बाद में उतना ही फोकस दूरी होगा। तो पहले अगर f था तो अभी भी क्या रहेगा, f ही रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से क्या होगी हम लोग को ये पता करना है। तो आपको रिलेशन पता होगा फोकस दूरी का और साथ में त्रिज्या का। तो यहाँ से अगर आपको ये नहीं पता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोकस बराबर होता है त्रिज्या का हाफ। ठीक है, जितना त्रिज्या की लंबाई होगी उसका आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये है आपका अवतल दर्पण, ये इसका हो गया आपका वक्रता केंद्र C और यहाँ से अगर पैरेलल रेज हम लोग देते हैं अवतल दर्पण पर तो वो F से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई आप देख पा रहे होंगे कि ये यही लंबाई है R। C से अगर मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है P, तो CP की लंबाई R है और यहाँ से OF जो है उसका जस्ट हाफ है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक सर्किल बना रहा है। ठीक है, अगर ये इस दर्पण से अगर हम एक सर्किल खींच सकें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, त्रिज्या है, तो हमेशा डिस्टेंस इसका क्या होगा, सेम होगा। तो ये लंबाई पूरा हो गया R। ठीक है, और ये लंबाई क्या है, F है। साथ ही साथ आप ये भी देख पाए होंगे कि ये एंगल बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर है, तो ये है I और ये है R। ठीक है, और ये I तो ये भी I। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एकांतर कोण से ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और परावर्तन के नियम से आप जानते होंगे कि अगर कोई किरण आती है और परावर्तित होती है तो जो इंसिडेंट एंगल होता है आपतित किरण और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है, परावर्तित किरण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, I R के बराबर यहाँ पर है और यहाँ ये I तो ये I, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जैसे ही दो साइड किसी ट्रायंगल का बराबर होता है, दो एंगल, तो उसका दोनों साइड बराबर होता है। इसका मतलब जितना लेंथ यहाँ होगा उतना ही लेंथ यहाँ होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये लेंथ यही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा R बराबर CF प्लस FO। तो यहाँ से अगर ये फोकस दूरी CF का F है, ठीक है, तो ये भी बनेगा F, ये भी बनेगा F। ठीक है, ये हो गया R। तो यहाँ से 2F बराबर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2 इंटू फोकस दूरी, और यहीं से निकलता है हमारा F बराबर R/2। तो यहाँ से आप लोग, हालांकि आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका व्यू करा दिया, इससे आपको याद रहेगा बहुत दिन के लिए। तो F क्या होता है, त्रिज्या का, फोकस जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या की लंबाई 20। ठीक है, तो R की जगह पर हम लोग रख लेंगे 20/2 कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन D। तो आपको नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ जो म्यू दिया हुआ है ये अपवर्तनांक है। ठीक है, ये द्रव का अपवर्तनांक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि सेल्सियस से केल्विन स्केल पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो अगर हम लोगों के पास दिया हुआ है सेल्सियस में, ठीक है, और उसको हम लोग को चेंज करना है केल्विन में, तो हम लोगों को क्या करना होगा। ठीक है, दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा, या 273 से भाग देना होगा, या 273 घटाना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक रिलेशन पता होगा कि C से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, तो सेल्सियस को। तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, इज इक्वल टू K-273 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो हम लोग जो मेज़र करते हैं टेम्परेचर को, तो उसके लिए 3 इकाई है। ठीक है, 3 यूनिट है, एक है आपका डिग्री सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। तो यहाँ जो हम लोग को देखना है वो सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन देखना है। एक तो आप ये नोट्स में अपना बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको C/100 इज इक्वल टू K-273 डिवाइड बाय 100 करें, तो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो गया। और हम लोग को पास दिया हुआ क्या है, डिग्री सेल्सियस स्केल से केल्विन में चेंज करना है, मतलब दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और चेंज करना है केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस आप देख पा रहे होंगे, इसमें अगर 273 हम लोग ऐड कर दें, ये इधर आ जाएगा, बच जाएगा केल्विन, तो हम लोग को मिल जाएगा केल्विन स्केल। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग को 273 ऐड करना होगा, दैट इज ऑप्शन बी। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है और उसमें हम किसी स्रोत से जो है प्रतिरोधक में भी विभवांतर दे रहे हैं, तो समय t में जो है स्रोत द्वारा कितना एनर्जी होगा। ठीक है, तो एक आपका प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस है, और उसमें जो है करंट I जा रहा है, वोल्टेज V है, तो हम लोग को t समय में एनर्जी कितना रिलीज होगा वो पता करना है। तो आपको फॉर्मूला आपको याद होगा, E बराबर क्या होता है, VIT। ठीक है, तो E आपका यहाँ पर एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इसका SI मात्रक भी आप याद रख सकते हैं। एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, और ये है विभवांतर आपका वोल्टेज, इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। I से करंट आपको पता होगा ही, करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। और टाइम का तो खैर जग जाहिर है, टाइम को हम लोग करते हैं मेजर सेकेंड में। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, E बराबर VIT, दैट इज ऑप्शन C जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कंडक्टर है जिसका कि प्रतिरोध हम लोग जो है दुगना कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो विद्युत धारा क्या होता है, तो आधा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, ये हम लोग को बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, चूँकि I इक्वल टू V माइनस R होता है, या I बराबर V बाय R होता है, या I इक्वल टू R बाय V इंटू N होता है, या I इक्वल टू V इंटू R होता है। तो आप जानते होंगे कि I, V और R में जो रिलेशन दिया था वो दिया था ओम ने। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक ओम थे जिन्होंने दिया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था कि I और V प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी भी अगर कंडक्टर में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों का दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को हटाने के लिए हम लोग एक क्या देते हैं, R देते हैं, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो I बराबर आता है V/R। ठीक है, तो यही रिलेशन के कारण क्या होता है कि जब हम R को दोगुना कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर का प्रतिरोध क्या कर रहे हैं, इसको दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये था, अब क्या हुआ, हम लोग R की जगह पर कर रहे हैं 2R। तो I क्या हो गया आपका, दिख रहा होगा कि R को जब हम दोगुना किए तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू V/R। तो I जो है 1/2 टाइम्स हो गया, दैट इज हाफ हो गया। तो ये किसके कारण हो रहा है, ओम्स लॉ के कारण, और I बराबर V/R। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, I बराबर V/R, या R को इधर अगर लेते आएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल टू IR। तो IR का मतलब हो गया इंडियन रेलवे, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हालांकि एक्चुअली में इसका करंट I मतलब करंट हुआ यहाँ पर, और R मतलब हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध, और ये हो गया विद्युत धारा, और ये हो गया आपका विभवांतर, इंग्लिश में वोल्टेज।
तो 6 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो 6 नंबर में कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग बोले या वायु में प्रकाश का वेग बोले, दोनों का आंसर क्या होता है, तो सेम होता है। ठीक है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसी को किलोमीटर में दिया जाए तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पर पावर कम हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग विद्युत रोधी। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ठीक है, तो इसका तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसका प्रतिरोधकता कितना होता है। तो 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर होता है। ये होता है आपका विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका ये है ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओम्स लॉ क्या है, या ओम्स लॉ क्या रिलेशन होता है, या V और I प्रोपोर्शनल होते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा I और V प्रोपोर्शनल होते हैं, और I और R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और R को हम लोग दोगुना करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, या अगर R को हम लोग 3 गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका कि चंद्रमा पर भार कितना है, तो 300 न्यूटन है, और पृथ्वी की सतह पर उसका भार हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन पता होगा कि कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर 1 kg का है तो वो जब चंद्रमा पर जाता है तो उसका वेट क्या होता है, 1/6 टाइम कम हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर व्यक्ति का भार 300 न्यूटन है वहाँ पर तो जब पृथ्वी पर आएगा वो, तो उसका भार कितना हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका भार कितना हो जाएगा पृथ्वी पर, 1800 न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है कि कोई व्यक्ति जब चंद्रमा पर जाता है तो उसका वेट कम जाता है, और जब चंद्रमा से यहाँ आएगा तो उसका वेट बढ़ जाता है। इसी कारण चंद्रमा पर अगर हम लोग थोड़ा यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर कूद रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर कूद पाएंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए हम लोग को जो इको को सुनाई पड़े, इसके लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि, ठीक है, मूल ध्वनि जो हम लोग बोल रहे हैं और जो दीवार से टकराकर फिर वापस आ रही है तो उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होगा वो हमको बताना है कि कम से कम कितना समय अंतराल होगा। तो ये समय अंतराल क्या होता है, 0.1 सेकेंड होता है। ये आप याद रख लीजिए कि इसका अंतराल होता है 0.1 सेकेंड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि जो होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। एक आदमी को अगर इको सुनना है तो जो टकरा कर जहाँ से आ रही है, जिस वस्तु से टकरा कर आ रही है, उससे उस व्यक्ति की डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए जिससे कि वो ध्वनि सुन सके, कितना मीटर वो दूर होना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में वो 330 मीटर ध्वनि चलती है। तो इसका मतलब हुआ अगर 0.1 सेकेंड में कितना चलेगी, यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग 10 से डिवाइड कर दिए, तो इधर 10 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 10 से डिवाइड करना होगा, तो 33.0 मीटर। तो 0.1 सेकेंड में 33 मीटर वो चलेगी। तो हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसने कोई आवाज़ निकाली, ठीक है, और यहाँ पर कोई परावर्तक सतह है जिससे कि ध्वनि टकराकर फिर वापस आ रही है, तो इसका डिस्टेंस जो है एक बार ध्वनि वहाँ जाएगी और फिर वापस होकर लौट आएगी। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ध्वनि, 0.1 से 33, ठीक है, ये 33 मीटर का जो है डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये पूरा 33 हो गया। अब यहाँ से गया और आया ये 33 मीटर, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना होगा, 33 का हो जाएगा हाफ, दैट इज 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 16 और 0.5, मतलब 16.5 के आसपास ये होगा आपका। 2 एकम 2, फिर रहा 2 छक 12, और ठीक है, तो ये आपका 16.5 मीटर, मतलब कि लगभग 17 मीटर। ये आपको याद रखना है कि जो परावर्तक सतह
इसके बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी, अदरवाइज प्रतिध्वनि ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 18 वोल्ट बराबर डैश इंटू 3 ओम, ठीक है, 18 वोल्ट बराबर खाली स्थान गुना 3 ओम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 6 एम्पियर, दूसरा है 6 वाट, तीसरा है 6 मिली एम्पियर और चौथा ऑप्शन है 6 जूल, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी देखा था ओम्स लॉ, तो अगर याद होगा तो आप वहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हालांकि ये बहुत ही न्यू चैनल है, तो यहाँ पर व्यूअर्स तो भी बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से अप्रिशिएट करें हम लोगों को, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़े और आप लोगों के लिए नया वीडियो लाएँ और ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपको दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।